हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? द एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज। जो एंटीडोट है हेपरिन का, एंटीडोट मतलब जैसे कोई भी मेडिसिन या कोई भी जैसे दवाइयाँ हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं मतलब किसी का ओवरडोज हो जाता है तो उसको किल करने के लिए क्या है, एंटीडोट देना होता है। किसी भी दवाई का ज़्यादा लेना तो वो क्या होता है, उसको कम करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। तो जो हेपरिन दवाई होती है उसका एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी है एट्रोपिन। ये सारी क्या है, दवाइयों के नाम हैं। तो जो हेपरिन दवाई होती है अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो उस ओवरडोज को कम करने के लिए उसका एंटीडोट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। एग्जाम में क्या होते हैं ना कि एंटीडोट से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और सारी दवाइयों के अलग अलग ही एंटीडोट होते हैं। जैसे पैरासीटामोल है, अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो एसिटामिन टेबलेट लिया जाता है, दवाई दी जाती है उसको उसके एंटीडोट को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल मिनिमम स्कोर इज। जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए कम से कम? तो उसका ग्लासगो कोमा का स्कोर क्या होता है मिनिमम? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3। जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसका मिनिमम स्कोर क्या होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ। जैसे जो हमारा हार्ट होता है उसके भी साउंड होते हैं, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड, जिसमें लब डब होता है। जो फर्स्ट साउंड होता है S1, तो वो जो है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? तो इसका ए ऑप्शन क्या है, सेमी लूनर वाल्व्स, ऑप्शन बी है एवी वाल्व्स, ऑप्शन सी है अरोटिक वाल्व्स ओनली, ऑप्शन डी है पल्मोनरी वाल्व ओनली। जो हार्ट साउंड 1 होता है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? ये सारे क्या है, ये जो 4 ऑप्शन है ये भी क्या है, हार्ट से रिलेटेड ही उनके पार्ट्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एवी वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस काउज ट्रोसियस साइन एंड ट्वेस्टिक साइन। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस cause ट्रोसियो साइन एंड ट्वेस्टिक साइन। क्या बोले क्वेश्चन में कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्रेसो के संकेत और ट्वेस्टिक के संकेत का कारण बनता है? ये क्या है, साइन है, ट्रोसियो साइन और ट्वेस्टिक साइन। ये सारे नीचे जो ऑप्शंस में है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्रेसो के संकेत और ट्वेस्टिक संकेत का कारण बनता है? तो आंसर आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन ए है हाइपरक्लेमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी है हाइपोनेट्रीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हाइपोकैल्सीमिया। जो हाइपोकैल्सीमिया होता है ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्रेसो संकेत और ट्वेस्टिक के संकेत का कारण बनता है। अगर जिन्हें हिंदी में क्वेश्चन चाहिए प्रॉपर या इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो हाइपोकैल्सीमिया होता है इसके इम्बैलेंस होने से, ये हाइपोकैल्सीमिया क्या इलेक्ट्रोलाइट है, इसके इम्बैलेंस होने से ये जो ट्रेसो है और ट्वेस्टिक के
इसमें क्या है, च्वेस्टिक और ट्रेसो का साइन नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्मॉल्स रिस्पायरेशन इज सीन इन। ये जो कॉस्मॉल रिस्पायरेशन किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए है डायबिटिक केटोएसिडोसिस, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है अस्थमा, ऑप्शन डी है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो कॉस्मोल साइन है, कॉस्मोल से रिस्पायरेशन है, ये किस में देखने को मिलता है? कमेंट कीजिए आप लोग। ये कॉस्मोल साइन किस में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये जो एपिलेप्टिकस है, इसमें कौन सी दवा दी जाती है? यानी जो एपिलेप्सी होती है उसमें कौन सी दवा दी जाती है, उस दवाई का नाम बताना है। ऑप्शन ए है फेनिटोनिन, ऑप्शन बी है डाइजेपाम, ऑप्शन सी है फिनोबार्बिटल, ऑप्शन डी है कार्बाजेपाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डाइजेपाम। डाइजेपाम क्या है? ये एपिलेप्सी में दी जाने वाली दवाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्मल आईसीपी। नॉर्मल आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 से 15 mm ऑफ एचजी, ऑप्शन बी है 20 से 30 mm ऑफ एचजी, ऑप्शन सी है 30 से 40 ऑफ mm ऑफ एचजी, ऑप्शन डी है लेस देन 50 mm ऑफ एचजी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, जो जिसका नाम CSF होता है यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, ये उसकी प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, तो उसे क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 5 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन ड्यू टू रिस्क ऑफ। एस्पिरिन क्या है? मेडिसिन है जो हार्ट की प्रॉब्लम पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब मना करना, नहीं देना। एस्पिरिन जो है बच्चों में इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें नहीं देंगे? तो ऑप्शन ए है ग्यूलियन बेरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी है रेज सिंड्रोम, ऑप्शन सी है क्वास्किस डिजीज, ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया। तो एस्पिरिन कौन सी कंडीशन में हम नहीं देंगे बच्चों को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम बीमारी में क्या है, एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे, एस्पिरिन की दवाई बच्चों को नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस ऑफ। ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी लेप्रोसी। मॉन्टेक्स टेस्ट का नाम है, तो इसमें से कौन सी बीमारी होने पर मैंटॉक्स टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज है किसी को, तो उसका पता करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए मैंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। मैंटेक्स टेस्ट से ही टीबी
बीमारी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉर्मल रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन रेशियो ग्लोब्यूलिन इन सीरम इज। रेशियो बताना है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का, तो क्या है रेशियो? ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 3:1। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन सीरम जो है उसका नॉर्मल रेशियो क्या होता है? तो इसका नॉर्मल रेशियो ऑप्शन बी है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन बर्न्स पार्कलैंड फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। जो बर्न पेशेंट होते हैं, जले हुए पेशेंट होते हैं, उनमें क्या किया जाता है? एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसको पार्कलैंड बोलते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो किस लिए यूज में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक डोज। बर्न पेशेंट में पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज किया जाता है किस चीज का पता लगाने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा न्यूरो सर्कुलर जंक्शन पर एक न्यूरोट्रांसमीटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ऑप्शन ए है डोपामाइन, ऑप्शन बी है एस्टी एस्टिकोलिन, ऑप्शन सी है गाबा, ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एसिटिक्लोलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्रग यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। द ड्रग यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉरस पॉइजनिंग इज। ऑप्शन ए है न्योस्टिजीमाइन, ऑप्शन बी है एट्रोपिन प्लस प्रालिडोक्साइन, ऑप्शन सी है प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन डी है नैलोक्सोन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजन है उसमें एक प्रयुक्त दवा है, उसमें कौन सी दवा होती है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन में प्रयुक्त दवा कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एट्रोपिन प्लस प्रालिडोक्सामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन एक्शन ऑफ एडीएच वेजोप्रेसिन। द मेन एक्शन ऑफ एडीएच वेजोप्रेसिन। एडीएच क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और या फिर इसे क्या बोलते हैं? वेजोप्रेशन और आर्जिनिन भी बोलते हैं इसको। तो इसका क्या एक्शन होता है, क्या काम होता है इसका? ऑप्शन ए सोडियम एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है पोटेशियम सिक्रेशन, ऑप्शन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। द मेन एक्शन ऑफ एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका मेन एक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है इसका एक्शन होता है वाटर को री एब्जॉर्प्शन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज।
द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, ऑप्शन ए है CK-MB, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी LDH, ऑप्शन डी ECG। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ट्रोपोनिन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूजिंग ट्रायड इज सीन इन, कूजिंग ट्रायड जो किस में देखने को मिलता है? कूजिंग ट्रायड किस में देखने को मिलता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि ये कूजिंग होता क्या है। ये कूजिंग क्या है? एक बीमारी है जब शरीर में क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में बनता है, तब ये डिजीज या फिर ये समस्या होती है। क्या होता है ये, जब शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में बनता है तब जाके ये समस्या होती है। तो ये किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी है रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन सी है सेप्सिस, ऑप्शन डी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है, यानी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोग को, ICP यानी जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसका जो प्रेशर होता है 15 से 25 mm ऑफ Hg, अभी मैंने पढ़ाया आप लोग को। उसके प्रेशर की बढ़ जाने से क्या होता है, कूसिंग ट्रायड देखने को मिलता है, कूसिंग बीमारी देखने को, या कूसिंग सिंड्रोम भी यहाँ पे लिख सकता है। कूसिंग सिंड्रोम इज सीन इन, इस टाइप से भी क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या करना है हमें? रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल क्रेनियल प्रेशर के बढ़ जाने से कूसिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वैक्सीन इज लाइव एट्यूनेटेड, कौन सी वैक्सीन है जो लाइव एट्यूनेटेड होती है? वैक्सीन के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आप मेरी जो भी पिछले वीडियोस हैं वो जाकर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसे आप अच्छे से पढ़िए, कहीं नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन से भी या इम्यूनाइजेशन से भी एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अब इसमें भी देखिए, वैक्सीन से एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि वैक्सीन इज लाइव एट्यूनेटेड। वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि वैक्सीन भी क्या 3 टाइप की होती है। लाइव एट्यूनेटेड, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, टॉक्सिक वैक्सीन होती है, इस टाइप से होती है। तो जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, इसमें से कौन सी होती है? ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है टेटनस टॉक्सोइड। एक लाइव एटेन्यूएटेड होती है, एक किल वैक्सीन होती है और एक टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। ये 3 टाइप की वैक्सीन होती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक इम्यूनाइजेशन पे पूरी एक वीडियो भी लेकर आ सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से तो ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? तो BCG। BCG यानी बेसिलस कालमिट-ग्यूरिन, जो कि TB से प्रिवेंट करने के लिए BCG इंजेक्शन दिया जाता है। और BCG किस प्रकार का वैक्सीन है? तो ये है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थेराप्यूटिक INR फॉर पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेशन इज, द थेराप्यूटिक INR फॉर पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेशन इज। अब यहाँ पे INR आ रहा है, तो INR की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ऑप्शन ए है 1.0, ऑप्शन बी है 1.5 से 2.5, ऑप्शन सी है 3 to 5, सॉरी 3 to 4,
और ऑप्शन डी है मोर देन 5। INR फॉर पेशेंट्स ऑन एंटीकोगुलेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1.5 to 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डाययूरेटिक। ये लूप डाययूरेटिक क्या होता है? ये जो ऑप्शन है इनमें से लूप डाययूरेटिक क्या है? लूप डाययूरेटिक जो होता है ये मूत्रवर्धक है। ये मूत्रवर्धक की एक ऐसी दवाई है जो किडनी में सोडियम और पानी के रीएब्जॉर्प्शन को रोककर शरीर के अलावा किसी अलग लिक्विड पदार्थ को बाहर निकालती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक ऐसी दवा है जो किडनी में सोडियम और पानी जो होता है, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोक के शरीर के अलावा शरीर के अतिरिक्त जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है, लूप डाययूरेटिक जो होती है। क्या है ये लूप डायूरेटिक मेडिसिन? ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो इसमें से कौन सी दवाई ऐसी है जो लूप डायूरेटिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या है? एक लूप डायूरेटिक मेडिसिन है। अब आप लोग ये जरूर याद रखिए कि डायूरेटिक अलग दवाइयाँ होती है और लूप डायूरेटिक अलग टाइप की दवाई होती है। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायूरेटिक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज परनीसिस एनीमिया। किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है? अब ये एनीमियाज होती है यानी खून की कमी, इसके भी कितने टाइप होते हैं? इसके भी क्या है, बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे विटामिन B1 है तो उसकी कमी से क्या है, अलग टाइप की क्या होगी, अलग टाइप का जो एनीमिया होगा उसका नाम अलग ही होगा। बी है, अगर उससे जो एनीमिया होगा उसका अलग ही टाइप होगा। तो उसमें से ये क्या है, परनीसियस एनीमिया। तो जो परनीसियस एनीमिया होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण परनीसियस एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, द ड्रग ऑफ चॉइस, यानी हमें क्या है, दवाई बतानी है किस चीज की? एनाफ्लाइटिक शॉक। कोई पेशेंट शॉक में जाता है तो शॉक के भी बहुत टाइप होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफ्लेटिक शॉक। इसी तरह से 5-6 तरह के शॉक होते हैं, जिसमें से एक शॉक कौन किसके बारे में पूछा गया है? एनाफ्लाइटिक शॉक। तो एनाफ्लाइटिक शॉक में कौन सी दवाई देनी होती है? ऑप्शन ए है एट्रोपिन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है डोपामाइन, ऑप्शन डी है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो दोस्तों आज आप लोग मैनेज कीजिएगा, मेरी जो तबीयत है थोड़ी ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफ्लाइटिक शॉक, कौन सी दवाई है एनाफ्लाइटिक शॉक को कम करने की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, एपिनेफ्रिन। एनाफ्लाइटिक शॉक के पेशेंट को एपिनेफ्रिन दवाई दी जाती है। ऊपर क्या पूछा है? ड्रग ऑफ चॉइस, यानी दवाई का नाम हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय रिंसे टेस्ट। विच क्रेनियल नर्व, कौन सी क्रेनियल नर्व से टेस्ट किया जा सकता है बाय रिनेंस टेस्ट? क्रेनियल नर्व क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से होते जुड़े हुए क्रेनियल नर्व, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे स्मेल के लिए अलग क्रेनियल नर्व होता है, और बोलने के लिए अलग क्रेनियल नर्व होता है। अलग अलग नर्व जो है अलग अलग काम करता है, जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो जो रिंसे टेस्ट होता है, कौन सी क्रेनियल नर्व द्वारा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रेनियल नर्व 7, ऑप्शन बी है क्रेनियल नर्व 8, ऑप्शन सी है क्रेनियल नर्व 9,
ऑप्शन डी है क्रेनियल नर्व 10। कौन सा क्रेनियल नर्व होता है? कौन सा क्रेनियल नर्व होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रेनियल नर्व 8। और जो अगर एग्जाम में पूछे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रेनियल नर्व होते हैं, तो टोटल अगर क्रेनियल नर्व की बात की जाए तो ये 12 होते हैं। और ऐसा नहीं, और पता है एग्जाम में ना इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो क्रेनियल नर्व 8 पे कौन सा क्रेनियल नर्व आता है। जैसे क्रेनियल नर्व 1 जो होता है उसमें ऑल फैक्ट्री नर्व होता है, उस नर्व का नाम ऑल फैक्ट्री होता है। जो क्रेनियल नर्व 2 हो गया वो ऑप्टिक नर्व हो गया। क्रेनियल नर्व 3 हो गया ओक्यूलोमोटर नर्व हो गया। क्रेनियल नर्व 4 हो गया, उसको ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं। इस टाइप से 12 होते हैं और इन्हें सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। इसे हम आगे पीछे या उल्टा सीधा ऊपर नीचे हम लोग इसे याद नहीं कर सकते, इसे सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में क्या है, कई बार इसका सीक्वेंस आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि क्रेनियल नर्व 10 जो होता है उसमें कौन सी नर्व आती है, तो 10 में कौन सी आती है? वेगस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नर्व से रिलेटेड यही क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व 10, 10 में कौन सा क्रेनियल नर्व आता है? तो वो है वेगस। ये एग्जाम में से भी पूछ सकता है कि वेगस कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व है, तो कौन से नंबर का है? तो 10 नंबर का है। इस टाइप से भी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है कई बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडिसन डिजीज। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडिसन डिजीज। जो एडिसन डिजीज होती है, एडिसन क्या है? एक बीमारी है। तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या उसमें विशेषता देखने को मिलती है, क्या उसका साइन इन सिम्टम देखने को मिलता है? ये जो एडिसन डिजीज है, इसमें क्या होता है, ये किस टाइप की बीमारी थी? इसमें क्या होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारा, वो क्या करता है, जो पर्याप्त मात्रा में हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करना बंद कर देता है। वो सही मात्रा में हॉर्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करता है। एड्रेनल ग्लैंड की बात हो रही है। एड्रेनल ग्लैंड जो कहाँ होता है? किडनी के पास होता है। एड्रेनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन किडनी या इनसाइड द किडनी, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एडिसन डिजीज किस में देखने को मिलता है? क्या है इसका फीचर? ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। ऑप्शन सी है हाइपरग्लाइसेमिया एंड स्ट्राई। ऑप्शन डी है जॉन्डिस एंड एडिमा। क्या देखने को मिलेगा? एडिशन, अगर कोई एडिशन का पेशेंट है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोग्लाइसेमिया। और जैसे हाइपोग्लाइसेमिया तो नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हाइपर पिगमेंटेशन हो गया कि जो स्किन वगैरह होती है उसका क्या होता है? काला पड़ जाना। पिगमेंटेशन क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्राइजर्ड बाय। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रिजेड बाय। ऑप्शन ए है हेलोथेन प्लस स्यूसिन क्लोलाइन।
ऑप्शन बी है नाइट्रोस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है केटामाइन, ऑप्शन डी है थायोपेंटोन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हेलोथेन प्लस सुसिनो क्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है लार्जेस्ट इनमें से? ऑप्शन ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन सी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन हमें इसमें बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट कौन सा आता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन इज लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। देखिए फिर से एंटीडोट का एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या है इसमें पूछा है? मॉर्फिन का एंटीडोट। मॉर्फिन क्या है? मेडिसिन है। तो इसका एंटीडोट क्या है? ऑप्शन ए है फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन बी है नेलोक्सोन, ऑप्शन सी है एट्रोपिन, ऑप्शन डी है प्रालिडोक्सामाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नेलेक्सोन। मॉर्फिन का अगर ओवरडोज हो जाता है तो उस डोज को कम करने के लिए नेलोक्सोन दिया जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। इंक्यूबेशन पीरियड बताना है हेपेटाइटिस ए का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है हेपेटाइटिस ए का? हेपेटाइटिस क्या है? एक लीवर डिसऑर्डर है, लीवर की बीमारी है। और हेपेटाइटिस ए भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है और हेपेटाइटिस सी भी होता है। तो इनमें से क्या है? हेपेटाइटिस ए जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 to 6 वीक्स, ऑप्शन बी है 6 to 12 वीक 12 मंथ, ऑप्शन सी है 2 to 3 डेज, ऑप्शन डी है 12 to 24 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है 2 से 6 सप्ताह क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, बाइटोट स्पॉट आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बाइटोट स्पॉट किस कमी की वजह से दिखाई देते हैं? बाइटोट स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? ये आंखों में होता है। ये विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की सॉरी ए की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन डी की कमी से ये बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि बाइटोट स्पॉट में क्या आंखों में जो रेडनेस हो जाती है उस तरह का स्पॉट होता है, वो आंखों में देखने को मिलता है। जो आंखों में बीमारियां होती है तो वो किस कमी की वजह से होता है? वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किस कारण से होता है? पहले तो मैं ये बता देती हूँ नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होते हैं जो हमें हॉस्पिटल से मिलते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल आते जाते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। हॉस्पिटल में क्या होता है? बहुत तरह के पेशेंट होते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि जो सही पेशेंट होता है उनमें जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उस इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसका मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी है क्लेबिसिला, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है स्टेफिलोकोकस एरियोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्टेफिलोकोकस एरियोस। ये क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टेरियल ब्लड गेज। ऑप्शन ए है फिमोरल आर्टरी, ऑप्शन बी है रेडियल आर्टरी, ऑप्शन सी है ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन डी है कैरोटिड आर्टरी। एबीजी करने के लिए हम कौन से आर्टरी को एनालाइज करते हैं? आर्टरी के बारे में मैं लास्ट मतलब पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ।
देखिए हमारे शरीर में नसें होती है, दो टाइप की नसें होती है, एक पतली नस होती है, एक मोटी नस होती है। जो पतली वाली नस होती है उन्हें तो हम वेन कहते हैं, VEIN वेन बोलते हैं हम। और जो मोटी वाली नस होती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। और जो ABG होती है यानी एयरवे ब्रीथिंग गैस जो होता है, सॉरी आर्ट्रिकल ब्लड गैस जो होता है, उसका एनालिसिस करने के लिए हम आर्टरी का यूज करते हैं। उसमें से क्या है, आर्टरी में से ब्लड लिया जाता है, वेन में से ब्लड नहीं लिया जाता है। तो कौन सी आर्टरी से लिया जाता है, तो वो है रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? ए प्रोटीन यूरिया और हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एडिमा, हाइपरलिपिडेमिया। ऑप्शन बी है हेमाचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगुरिया। ऑप्शन सी है पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। ऑप्शन डी है ग्लिकोसीरिया और केटोनीरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां होती है, किडनी डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं किडनी को, तो उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत बच्चे क्या होते हैं नेफ्रोटिक और न्यूरॉन्स में कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रोटिक जो है वो किडनी से रिलेटेड बीमारी है और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। नेफ्रोटिक के डॉक्टर यानी किडनी के अलग डॉक्टर होते हैं और ब्रेन के अलग डॉक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हॉलमार्क साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या साइन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए सडन डिप्सिया एंड चेस्ट पेन। ऑप्शन बी है हेमोप्टाइसिस। ऑप्शन सी है वीजिंग। ऑप्शन डी है फीवर। पल्मोनरी जहां वर्ड आए तो समझिए वहां लंग से रिलेटेड बात हो रही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी जो लंग्स का सिकुड़ना होता है, उसका साइन क्या देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सडन डिस्निया एंड चेस्ट पेन। सिर्फ हार्ट के पेशेंट में ही चेस्ट पेन नहीं होता है, अगर लंग से बीमारी लंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं कई बार उसमें क्या होता है, चेस्ट पेन भी होता है और सडन डिस्निया। डिस्निया मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ये साइन है। इन स्पाइनल एनेस्थेसिया द ड्रग इज इंजेक्टेड टू। अगर स्पाइनल एनेस्थेसिया देना हो तो कौन सी दवाई का यूज करना पड़ेगा? स्पाइनल एनेस्थेसिया मतलब जैसे जो हमारे वर्टेब्रा कोलम होता है उसमें क्या है, उसे हम स्पाइनल कोड भी बोलते हैं, वर्टेब्रा कोलन भी बोलते हैं, बैक बोन भी बोलते हैं और हिंदी में उसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो जो स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है यानी स्पाइनल में क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थेटिक करने के लिए, बेहोश करने के लिए। तो उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें उस इंजेक्शन का नाम बताना है, सॉरी उस स्पेस में जो इंजेक्शन दिया जाता है उस स्पेस का नाम बताना है। जैसे कि जो कुछ महिलाएं होती हैं उनमें अगर जैसे सी सेक्शन से उनकी डिलीवरी होती है तो उन्हें क्या जाता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो वो स्पाइनल में जो स्पेस होता है, रीढ़ की हड्डी में जो स्पेस होता है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो जो स्पेस है उसका भी नाम होता है, तो उसका नाम बताना, उस स्पेस का नाम बताना। तो ऑप्शन ए है एपिड्यूरल स्पेस। ऑप्शन बी है सबड्यूरल स्पेस। ऑप्शन सी है सब आर्कनोइड स्पेस। ऑप्शन डी है इंट्राथिकल वेन। किस में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सब आर्कनोइड स्पेस। जिसे महिलाएं बोलती हैं कि मेरे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के बेहोश किया, वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं देते हैं डॉक्टर, उनके बीच जो स्पेस होता है उनमें दिया जाता है और उस स्पेस का नाम सब आर्कनोइड स्पेस होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंडीशन इज रिलेटेड टू मून फेस एंड बफेलो हम।
किस कंडीशन में, किस बीमारी में जो है जो चेहरा है वो चंद्रमा के आकार का दिखाई देता है और बफेलो हम्प दिखाई देता है। बफेलो हम्प मतलब जो हमारी पीठ होती है, पीठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है गर्दन से थोड़ा सा नीचे, और जो पीठ के टॉप का लेवल होता है, टॉप लेवल का होता है पोर्शन, उसका थोड़ा बाहर निकल जाना, बफेलो हम कहते हैं उसे। तो ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी है कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी है हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी है डायबिटीज इंसिपिडिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, मून पेस्ट और बफेलो हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉर्मल CSF ग्लूकोज इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए है 20% ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी है 40 to 70% ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन सी है इक्वल टू ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन डी है 2 to 3 टाइम्स ब्लड ग्लूकोज। CSF की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर से बता देती हूँ। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल में जो फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेट होता है बार बार, उस फ्लूइड को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 40 to 70% ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टॉक्सिक लेवल ऑफ लिथियम इज, टॉक्सिक लेवल ऑफ लिथियम इज, लिथियम भी क्या है, मेडिसिन है, तो इसका टॉक्सिक लेवल कब होगा, कितने से ज्यादा लेने पर टॉक्सिक लेवल कहलाएगा? ऑप्शन ए है मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी है मोर देन 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी है मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन डी है मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए क्वेश्चन में पूछ लेना टॉक्सिक लेवल, ये मेडिसिन है तो कितने से ज्यादा देने पे टॉक्सिक लेवल होगा, यानी क्या इनडायरेक्टली उसने यहाँ पे वो इस तरह से भी लिख सकता था। तो पॉइजन, द पॉइजन लेवल ऑफ लिथियम, पॉइजन भी बोल सकता है, पॉइजन और टॉक्सिक एक ही चीज हो गया ना, टॉक्सिक पॉइजन सब जहर हो गया। तो कितने से ज्यादा लेने पे इतने से ज्यादा हो, तो इसका भी एंटीडोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग इज, फिर से आयरन का एक और क्वेश्चन, यानी देख रहे हैं आप लोग की जो आयरन की क्वेश्चन से, सॉरी एंटीडोट की क्वेश्चन से वो 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। इसका मतलब है कि एंटीडोट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप लोग नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए और उस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो इसमें आयरन का एंटीडोट पूछा है। अगर आयरन किसी पेशेंट को ज़्यादा दे दिया जाता है, या कोई पेशेंट है जो खुद से आयरन ज़्यादा ले लेता है, तो वो क्या, कोई भी चीज़ हम नॉर्मली लिमिट से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में पॉइजन का काम करता है, तो उसको कम करने के लिए भी एंटीडोट दवाई दी जाती है। तो ऑप्शन है डेफ्रोक्सामाइन, ऑप्शन बी है एट्रोपिन, ऑप्शन सी है प्रोटामाइन, ऑप्शन डी है नेलेक्सोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डेफ्रोक्सामाइन। डेफ्रोक्सामाइन क्या है, दवाई है, एंटीडोट दवाई है किसका, आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन शॉक, शॉक के पेशेंट में द अर्लीस्ट ऑर्गन टू फेल इज, अगर कोई पेशेंट शॉक हो जाता है तो उसका कौन सा ऑर्गन फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी हार्ट। इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी किडनी। अगर आज का सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए,
ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हॉलमार्क साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज। इसमें क्या है, साइन पूछ रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस का। माइस्थेनिया ग्रेविस भी क्या है, एक तरह की डिजीज है। तो उसमें क्या साइन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है मसल्स पेन, ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस रॉसनेस विद एक्टिविटी, ऑप्शन सी है ट्रिमर्स, ऑप्शन डी है मसल्स रिगिडिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस रॉसनेस विद एक्टिविटी। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक मसल्स डिसऑर्डर है, मसल्स की बीमारी है, जिसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या है, मसल्स वीक होते चले जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस? क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में बात कर रहा है। ट्यूबर के फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है आइसोनियाजिड, ऑप्शन सी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन डी है एजिथ्रोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को दिया जाता है, और ये क्या है, एक तरह की फर्स्ट लाइन ड्रग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।